हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर दैट इज डेप्रिसिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक चैप्टर है डेप्रिसिएशन, तो ध्यान से समझिएगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये जो पूरा चैप्टर है डेप्रिसिएशन का, इसको हम 4 से 5 लेक्चर्स में कवर कर लें। राइट, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन, तो सबसे पहले तो ये जो टर्म है डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या होता है। तो वैसे हिंदी में ये जो टर्म है डेप्रिसिएशन, इसका मतलब होता है मूल्य ह्रास, यानी फॉल इन वैल्यू। जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं, जो टेंजिबल फिक्स एसेट होते हैं, उनको जब कॉन्टिन्यूसली यूज किया जाता है और एक समय के साथ उनकी जो वैल्यू फॉल करती जाती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। देखिए हिंदी में भी है मूल्य ह्रास, यानी जो फॉल इन वैल्यू है समय के साथ, जितने भी टेंजिबल फिक्स एसेट होते हैं उनकी समय के साथ, उनके कॉन्टिन्यूस यूज के कारण उनकी वैल्यू समय के साथ क्या होती है, घटती जाती है ना। आपने आज अगर कोई कार खरीदी है, सपोज करिए वो जो कार है उसकी आपको कॉस्ट प्राइस में उसकी एक्स शोरूम वैल्यू प्लस अगर उसका इंश्योरेंस हुआ, टैक्सेस लगे, रोड टैक्स वगैरह पे किया, तो पूरी अगर वो कार आपको अगर 5 लाख की पड़ती है, तो क्या 10 साल बाद, ठीक है, आप 10 साल इस कार को यूज करते हैं, 10 साल बाद क्या इस कार की वैल्यू वही रहेगी? नहीं, हर साल इस कार की वैल्यू क्या होगी, फॉल होती जाएगी। इवन ये कार बस शोरूम से बाहर आई कि इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो फॉल इन वैल्यू, जो जितने भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं, अभी खास बात है टेंजिबल फिक्स एसेट, जितने भी टेंजिबल फिक्स एसेट होते हैं उनके कॉन्टिन्यूस यूज के कारण और समय के साथ उनकी जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है, फॉल होती जाती है, तो उसी को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डिक्रीज इन वैल्यू, फॉल इन वैल्यू, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक, डेप्रिसिएशन क्यों होता है? देखिए बिकॉज ऑफ यूजेज, कॉन्टिन्यूस यूज हो रहा है एसेट का हर साल। हाँ, मतलब हमेशा हम उस जो भी एसेट्स है, चाहे वो कार हो, स्कूटी हो, कोई मशीनरी हो, ठीक है, जो भी एसेट है उसका हम कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन होता है। इफ्लक्स ऑफ टाइम, इफ्लक्स मतलब होता है पासेज, इफ्लक्स मतलब क्या होता है, पासेज, यानी समय के साथ, ठीक है। भले ही हम अगर नई कार खरीद के लाए हैं, ठीक है, हमने 6 महीने सपोज करिए हम कहीं आउट स्टेशन चले गए, या हमारा सपोज करिए ट्रांसफर हो गया, किसी भी रीजन से हमने 6 महीने गाड़ी नहीं चलाई या 1 साल गाड़ी नहीं चलाई, तो ऐसा नहीं है कि उसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल फिक्स एसेट पे विद पासेज ऑफ टाइम, समय के साथ, भले ही आप उसे यूज करें चाहे ना करें। यूज करेंगे थोड़ा ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, और अगर नहीं भी यूज करते हैं, खड़ी रखेंगे गाड़ी, तो भी उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। ठीक है, तो वही है विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जितने साल गाड़ी पुरानी होती जाती है, उतना ज्यादा उस पे डेप्रिसिएशन, मतलब और ज्यादा डेप्रिसिएशन फॉल इन वैल्यू होता जाता है। ठीक है, एंड ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस मतलब होता है आउटडेटेड। समय के साथ टेक्नोलॉजी भी तो आउटडेटेड हो जाती है। जैसे अगर मैं लैपटॉप वगैरह की बात करूं, मोबाइल की बात करूं, तो उनमें भी डेप्रिसिएशन लगता है। अब नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए टाइप के मोबाइल आने लगे हैं, तो पुराने मोबाइल क्या हो गए, ऑब्सलीट हो गए। ठीक है, आप 50,000 का नया मोबाइल खरीद के लाए हैं, 2 साल बाद क्या 50,000 की वैल्यू मिलेगी? नहीं, शायद 5,000 3,000 की वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो आउटडेटेड हो गए हैं, अब वो सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो वो ऑब्सोलेंस के कारण भी डेप्रिसिएशन लगता है। प्लस एक्सीडेंट, अगर कुछ एक्सीडेंट, भगवान ना करे, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है उस एसेट का, ठीक है, तो फिर क्या होता है, एक मतलब एक और फॉल इन वैल्यू होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसमें डैमेज हो जाता है। तो दीज आर द रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो दिस इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? फॉल इन वैल्यू। डेप्रिसिएशन क्या है? जो भी टेंजिबल फिक्स एसेट है उनकी जो वैल्यू फॉल करती है, उनकी जो कीमत कम होती जाती है समय के साथ। ठीक है, बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर, बिकॉज ऑफ यूजेज, बिकॉज ऑफ पासेज ऑफ टाइम, इनकी जो वैल्यू कम होती जाती है ना, उसी को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक, एंड डेप्रिसिएशन इज परमानेंट। डेप्रिसिएशन परमानेंट है, हमेशा के लिए। इट्स नॉट टेम्परेरी, ये टेम्परेरी नहीं होता है। ठीक है, इट्स परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूइंग, यानी हर साल लगता है डेप्रिसिएशन, एंड इट्स ग्रेजुअल फॉल, यानी इससे क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो क्या होती है, ग्रेजुअली फॉल करती जाती है। डेप्रिसिएशन की वजह से जो वैल्यू ऑफ एसेट है इट इज फॉलिंग ग्रेजुअली, ग्रेजुअली कम होती जाती है। कार आपने 5 लाख की खरीदी, ठीक है, पूरी कॉस्ट मिला के बता रही हूँ, टैक्स और आपका इंश्योरेंस और आपका जो एक्स शोरूम वैल्यू थी, पूरी मिला के आपको कार 5 लाख की पड़ी। ठीक है, तो हर साल इस पे डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। ठीक है, शायद 20,000 का
जैसे अभी मैं आगे चल के आपको खैर बताऊंगी कि दो मेथड्स होते हैं, दो इंपॉर्टेंट मेथड है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये दो मेथड हमें पढ़ने हैं। सपोज करिए ये सब क्या होते हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर सपोज करिए स्ट्रेट लाइन मेथड लग रहा है तो इसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल लगता है। तो सपोज करिए यहाँ पर 30,000 का डेप्रिसिएशन हर साल लग रहा है, तो अगले साल कार की वैल्यू क्या होगी, 2 लाख, सॉरी 4,70,000। अगले साल क्या होगी, 4,40,000। तो ऐसे क्या है, 30,000 का डेप्रिसिएशन हर साल लगता जाएगा। तो देयर इज अ ग्रेजुअल फॉल, यानी हर साल कुछ अमाउंट फॉल होता जा रहा है वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट में। तो ये होता है डेप्रिसिएशन में। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इवन ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुका है कि डेप्रिसिएशन, ठीक है, इट इज चार्ज टू ऑल टेंजिबल फिक्स एसेट। जितने भी टेंजिबल फिक्स एसेट हैं उन सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, उन सब की वैल्यू जो है समय के साथ क्या होती है, कम होती जाती है, एक्सेप्ट, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट लैंड। जो जमीन है ना उसको छोड़ के बाकी जितने भी फिक्स एसेट हैं उन पे डेप्रिसिएशन लगता है, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि लैंड हैज इनफाइनाइट इकोनॉमिक लाइफ। ये जो लैंड है ना इसकी इनफाइनाइट इकोनॉमिक लाइफ है। लेकिन दूसरे जितने भी फिक्स एसेट हैं, आपकी कार हुई, स्कूटी हुई, लैपटॉप हुआ, मोबाइल हुआ, मशीनरी हुआ, बाकी जितने भी फिक्स एसेट है उनकी एक एस्टिमेटेड एक इकोनॉमिक लाइफ होती है, एक यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ होती है, ठीक है। और ये जो इकोनॉमिक लाइफ होती है ये एग्जैक्ट नहीं होती है, ठीक है, बट ये एक एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ होती है। एक पर्टिकुलर जो लैपटॉप है वो एक पर्टिकुलर साल तक ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग है लैपटॉप, हमेशा चलेगा, ऐसा नहीं है, इसकी एक इकोनॉमिक लाइफ होती है। तो इसलिए जितने भी फिक्स एसेट जिनकी इकोनॉमिक लाइफ एक फिक्स्ड मतलब एक एस्टिमेटेड फिक्स्ड इकोनॉमिक लाइफ होती है, उन्हीं पे डेप्रिसिएशन लगता है। जबकि लैंड जो है इसकी इनफाइनाइट इकोनॉमिक लाइफ है, इसीलिए लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मुझे लगता है आपको डेप्रिसिएशन अच्छे से समझ में आ गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो फीचर में अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी से फीचर्स एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर डेप्रिसिएशन का क्या है कि डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन क्या है, बुक वैल्यू में जो फॉल आता है टेंजिबल फिक्स एसेट के। टेंजिबल फिक्स एसेट मतलब जैसे लैपटॉप है, स्कूटी है, कार है, मशीन है, जो टेंजिबल फिक्स एसेट है उनकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब क्या होता है, देखिए बुक वैल्यू मतलब होता है वो वैल्यू जिसपे उस एसेट को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। देखिए नाम क्या है, बुक वैल्यू, यानी जिस वैल्यू पे उस एसेट को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन में क्या होता है, बुक वैल्यू में फॉल होता है, ठीक है, ये खास बात है, बुक वैल्यू में फॉल होता है। जैसे उसी कार का एग्जांपल लेते हैं, कार देखिए उसकी एक्स शोरूम प्राइस थी, सपोज करिए 4,50,000 थी, लेकिन उस पे टैक्स और उसका इंश्योरेंस लगाया गया 50,000 का, तो आपको कार टोटल कितने की पड़ी, 50,000 की, सॉरी 5 लाख की पड़ी ना, ठीक है। तो इसकी जो बुक वैल्यू कहेंगे वो क्या है, 5 लाख। कार की जो बुक वैल्यू है दैट इज 5 लाख। ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए कोई मशीनरी है, आपने 4 लाख की खरीदी मशीनरी, ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस थी 4 लाख, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसकी फ्राइट में ट्रांसपोर्ट करके लाने में, प्लस उसका कुछ इंश्योरेंस हुआ होगा, प्लस उसको इंस्टॉल करने में आपने कुछ खर्चा किया होगा, ठीक है, तो वो 1 लाख का खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़ा। तो यानी वो जो एसेट है, जो मशीनरी है, उसकी बुक वैल्यू किस वैल्यू पे आप बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, 5 लाख पे। तो यही है बुक वैल्यू। तो डेप्रीशिएशन में बुक वैल्यू पे फॉल होता है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं, बुक वैल्यू। डेप्रीशिएशन इज द फॉल इन द बुक वैल्यू, ये बात खास है, इसको ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल करते टाइम इस बात का खास ख्याल रखना है कि बुक वैल्यू में जो फॉल होता है दैट इज डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन में बुक वैल्यू में फॉल किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट एक बार डिस्कस हो चुका है कि फॉल इन बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट, जो बुक वैल्यू में जो फॉल होता है, ठीक है, फॉल इन वैल्यू हो रहा है, यानी जो डेप्रीशिएशन है दैट इज परमानेंट। डेप्रीशिएशन परमानेंट होता है, ग्रेजुअल होता है, यानी धीरे धीरे होता है, एंड कॉन्टिन्यूइंग नेचर। कॉन्टिन्यूइंग मतलब हर साल डेप्रीशिएशन लगता है, ऐसा नहीं है कि बीच में 1-2 साल स्किप कर दे कि डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तीसरा जो फीचर है डेप्रीशिएशन का वो ये है कि डेप्रीशिएशन इज एन एक्सपेंस, डेप्रीशिएशन खर्चा है, और ये एक ऐसा खर्चा है बट डज नॉट इन्वॉल्व कैश, ये खास बात है। डेप्रीशिएशन क्या है, डेप्रीशिएशन देखिए एक लॉस है, एक खर्चा है, ठीक है, हर साल वैल्यू कम होती जा रही है एसेट की। तो डेप्रीशिएशन इज एन एक्सपेंस, ये एक खर्चा है, लेकिन ये एक ऐसा खर्चा है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है,
ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस विच डज नॉट इन्वॉल्व कैश, तो दिस इज द थर्ड फीचर। चौथा फीचर क्या है? चौथा फीचर है डेप्रिसिएशन। अभी मैंने बताया कि ये क्या है, एक खर्चा है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, इफ एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गेन इनकम, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, देयरफॉर इट इज डेबिटेड। डेप्रिसिएशन डेबिट किया जाता है टू पीएल अकाउंट, ठीक है, पीएल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो दिस इज द फोर्थ फीचर। पांचवा फीचर क्या है कि इट रिड्यूसेस द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन में जो एसेट है उसकी बुक वैल्यू में फॉल होता है, ठीक है। इसमें मार्केट वैल्यू नहीं कंसीडर की जाती है, चाहे मार्केट वैल्यू चाहे कॉस्ट प्राइस, वो नहीं कंसीडर की जाती है, बुक वैल्यू में फॉल होता है। डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट, बुक वैल्यू में फॉल होता है, ठीक है। इसमें मार्केट वैल्यू, भले ही वो जो कार है आज उसकी मार्केट में चाहे जो भी वैल्यू हो, या जो मशीनरी है मार्केट में भले ही जाए जो भी वैल्यू है, बट जो बुक वैल्यू में जो फॉल होता है वो कंसीडर किया जाता है डेप्रिसिएशन में। तो दिस इज द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आखिरी जो इंपॉर्टेंट फीचर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भी 3 नंबर में, 2 नंबर में ये बहुत पूछा जाता है। ये पॉइंट क्या है कि डेप्रिसिएशन इज यूज ओनली फॉर टेंजिबल फिक्स एसेट। जो टेंजिबल फिक्स एसेट हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। जबकि अगर कोई वास्टिंग एसेट है या कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है, वास्टिंग एसेट मतलब जो माइंस हैं, ठीक है, खदाने हैं, ठीक है, उनके लिए उन्हें कहा जाता है वास्टिंग एसेट, क्योंकि उनमें क्या है, वो एग्जॉस्ट होती जा रही हैं। अगर किसी कोल माइन की बात करें तो कोल माइन से कोल निकाला जा रहा है, तो अब वो एग्जॉस्ट होती जा रही है, खत्म होती जा रही हैं। तो उस केस में डेप वहां पे भी क्या हो रहा है, फॉल इन वैल्यू, वहां पे भी वैल्यू फॉल कर रही है। तो वहां पे हम डेप्रीशिएशन वर्ड नहीं यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं वर्ड डिप्लीशन, ठीक है। अगर कोई वास्टिंग एसेट है, वास्टिंग एसेट मतलब माइंस वगैरह है, खदाने हैं, तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं डिप्लीशन, ठीक है। और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, जैसे गुडविल हुआ, कॉपीराइट हुआ, तो वहां पर जो फॉल इन वैल्यू है उसको हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन, ठीक। तो यहाँ पे 2 नए वर्ड आप सीख रहे हैं, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। तो डेप्रिसिएशन यूज किया जाता है ओनली इन केस ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। अगर टेंजिबल फिक्स एसेट है तो डेप्रिसिएशन यूज करते हैं, बट अगर वास्टिंग एसेट है, ठीक है, तो हम डिप्लीशन वर्ड यूज करते हैं। एंड जो फिक्टिशियस एसेट है जैसे गुडविल, कॉपीराइट, उसमें अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं, ठीक है। तीनों ही केसेस में क्या हो रहा है, देयर इज अ फॉल इन वैल्यू, वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। तो दीज आर द 6 फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ये 3 फीचर थे डेप्रिसिएशन के। आप, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह रही थी ना, ये जो 3 टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। इवन 2 नंबर 3 नंबर में ये पूछे जाते हैं अलग से कि इनमें डिफरेंस बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों क्या है। तो डेप्रिसिएशन तो अभी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि डेप्रिसिएशन क्या है, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। ये जो टेंजिबल फिक्स एसेट है, इनकी जो वैल्यू फॉल होती जाती है बिकॉज ऑफ यूजेज, बिकॉज ऑफ यूजेज, बिकॉज ऑफ इफ्लक्स ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब आउटडेटेड हो जाते हैं समय के साथ, या कॉन्टिन्यूअस यूज के कारण, ठीक है, या मार्केट चेंज के कारण, या टेक्नोलॉजी चेंज के कारण जो वैल्यू फॉल करती जाती है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन अमोर्टाइजेशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन भी फॉल इन वैल्यू ही है, अमोर्टाइजेशन में भी वैल्यू फॉल करती है। यहाँ पे भी ग्रेजुअल एंड सिस्टमैटिक राइटिंग ऑफ होता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो एसेट है दैट इज इनटेंजिबल एसेट। खास बात है, यहाँ पे क्या था, टेंजिबल एसेट था, यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट जैसे पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, गुडविल हुआ, परचेज गुडविल हुआ, तो उस केस में जो फॉल इन वैल्यू है उसको हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन, ठीक। अगला क्या है, डिप्लीशन। डिप्लीशन बताया था, अगर वास्टिंग एसेट्स है, जैसे क्वेरी है, माइंस है, ठीक है, कोल की खदानें हैं, ठीक है, वो सब, उस केस में क्या होता है, जो समय के साथ जब कोल माइन से कोल एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे तो क्या होगा, वो खत्म होता जाएगा। एक्सट्रैक्शन से क्या होगा, वहां पे जो क्वांटिटी अवेलेबल है कोल की वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, वो एग्जॉस्ट होता जाएगा। तो वहां पे हम टर्म यूज करते हैं डिप्लेशन का। तो ये 3 टर्म है, इन्हें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर 3 नंबर में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं इसको। व्हाट आर द रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण डेप्रिसिएशन का ये है
क्यों ऐसा होता है कि समय के साथ जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो कम होती जाती है। आपने 1 लाख रुपए का लैपटॉप आज खरीदा है, ठीक है, 2 साल आपने खूब जम के इस लैपटॉप को यूज किया, फिर 2 साल बाद आप इसको बेचने के लिए गए उसी शॉप पे जहां से आपने खरीदा था, उसी शॉप पे बेचने के लिए गए। क्या आपको पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं, शायद आपको 10,000 या 20,000 रुपए मिले, ठीक है, या शायद उससे भी कम रुपए मिले। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों डेप्रिसिएशन लगता है? ठीक है, इसका रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन है यूज ऑफ द एसेट। बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट यूज ऑफ द एसेट, एसेट को हम कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, वियर एंड टीयर आता है। ठीक है, वियर एंड टीयर होता है, जिससे फॉल इन वैल्यू होती है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, मोबाइल हो, स्कूटी हो, कार हो, कोई मशीनरी हो। तो बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस यूज उसमें वियर एंड टीयर आता है, जिसकी वजह से लगता है डेप्रिसिएशन। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन क्या है? इफ्लक्स ऑफ टाइम, मतलब पासेज ऑफ टाइम के कारण। देखिए, हर जो एसेट है उसकी एक डेफिनेट लाइफ होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ होती है। अच्छा, और एक खास बात और है कि ये जो लाइफ होती है ना, ये एस्टिमेटेड लाइफ होती है। इसके बाद भी इन एसेट को यूज किया जा सकता है, मतलब कुछ एसेट इसके बाद भी चल जाएंगे, लेकिन फिर इनके मेंटेनेंस पे बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग हर एसेट की कुछ, मतलब कह लीजिए, यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ होती है। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, इसकी जो लाइफ है वो भी तो खत्म होती जाती है, तो इसलिए इन पे डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, जैसे कार की भी एक एस्टिमेटेड लाइफ है, ठीक है, मशीनरी की भी एस्टिमेटेड लाइफ होती है। ठीक, दिस इज द सेकेंड रीजन। एंड तीसरा रीजन क्या है? ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब आउटडेटेड होना। तो आजकल तो इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी मूव कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बेटर मशीनरीज आ रही हैं, बेटर मोबाइल, बेटर लैपटॉप आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, और जो ओल्ड मशीनरीज थी वो क्या होती जा रही हैं? वो ऑब्सलीट होती जा रही है, वो आउटडेटेड होती जा रही हैं। तो अब क्या पुराने जमाने का लैपटॉप या मोबाइल या मशीनरी कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। ठीक है, तो उनमें क्या हो रही है? उनकी वैल्यू फॉल हो रही है। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन। चौथा रीजन क्या हो सकता है? एक्सीडेंट। कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, जो एसेट है, शायद अगर उसका कुछ एक्सीडेंटल कुछ लॉस हो जाए, ठीक है, जो परमानेंट हो, तो उसके कारण भी क्या होता है? एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के ये 4 मेन रीजन है। ठीक है, और एक बात ध्यान हमेशा रखिएगा कि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है डेप्रिसिएशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख मतलब अप्रैल 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, ठीक है, तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा। मैंने अपने चैनल पे 400 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए हैं, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है। इसका फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज। ओके, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। ठीक है, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और वीडियो अगर पसंद आए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, अगर आपको लगे कि मैं आपके आधे घंटे, होपफुली आधे घंटे का लेक्चर होगा, तो ये आधे घंटे आपके वेस्ट नहीं हुए हैं, आपने कुछ आज सीखा है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ये दो अलग टर्म है। डेप्रिसिएशन तो अभी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। डेप्रिसिएशन क्या है? फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। जो टेंजिबल फिक्स एसेट हैं, इनकी जो वैल्यू में फॉल आता है, इनकी जो वैल्यू समय के साथ कम होती जाती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ये होता है डेप्रिसिएशन। लेकिन अब ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या है, ये हमें समझना है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत क्या किया जाता है? कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू, कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट को एलोकेट किया जाता है ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फिर मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट, जो भी टेंजिबल फिक्स एसेट है, एग्जांपल लेते हैं कार, ठीक है, जो भी हमारी कार है, उसकी कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू को एलोकेट किया जाता है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। दिस इज डन इन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ये हम करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में।
ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए कार है, इसकी जो कार है, ये जो पूरी आपको कॉस्ट पड़ी है कार की, पूरी मिला के इसकी एक्स शोरूम प्राइस प्लस इंश्योरेंस टैक्स सब मिला के ये कार आपको 5 लाख की पड़ी। ठीक है, साल्वेज वैल्यू मतलब होता है रेसिडुअल वैल्यू, यानी ये जो कार है अगर इसकी यूजफुल लाइफ 15 साल की है, एग्जाम्पल लेते हैं 15 साल की इसकी यूजफुल लाइफ है, तो 15 साल बाद जब आप कार इसको बेचेंगे तो सपोज करिए आपको 50,000 रुपए मिल रहा है। ठीक है, इसकी जीरो वैल्यू तो नहीं हो जाएगी ना, कुछ तो रहेगा कार में, इंजन है, ठीक है, उसकी बॉडी है, लोहा है, तो मतलब 50,000 सपोज करिए इसकी रेसिडुअल वैल्यू है। ठीक है, और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 15 साल है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसके तहत हम क्या करते हैं, कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू। कॉस्ट क्या है, 5 लाख, साल्वेज वैल्यू यानी रेसिडुअल वैल्यू, यानी 15 साल बाद जब इसको अगर बेच देंगे तो इसको 50,000 रुपए अगर हमें मिलते हैं, तो ये हो गई रेसिडुअल वैल्यू, यानी इसकी नेट वैल्यू कितनी आई, मतलब 5.5 लाख। ठीक है, जब हम इस 5.5 लाख को एलोकेट करें ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, जो इसकी 15 साल की जो यूजफुल लाइफ है, अगर इस 4.5 लाख को हम एलोकेट करें 15 साल की यूजफुल लाइफ पे, तो ये जो प्रोसेस होता है एलोकेट करने का, ये जो प्रोसेस होता है, यही होता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, और यही हम करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में। ठीक है, समझ में आया? तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ये एक प्रोसेस है ऑफ एलोकेटिंग कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, फिर AICPA, AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इन्होंने एक डिफिनीशन दी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम बात है बस डिफरेंट तरीके से लिखी गई है कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वो सिस्टम है, ठीक है, वो सिस्टम है या वो प्रोसेस है अकाउंटिंग का जिसके तहत क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कॉस्ट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब कैपिटल एसेट माइनस साल्वेज वैल्यू, यानी वही जो कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू को ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द यूनिट, यानी जो यूनिट है, जो एसेट है, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पे एलोकेट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन अ सिस्टमैटिक एंड रेशनल मैनर, यानी रेशनल और सिस्टमैटिक मैनर में जो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो सिस्टम है, उसी को कहा जाता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ठीक, अब एक लास्ट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी गई थी कि डेप्रिसिएशन इज अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन और इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन। ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था कि डेप्रिसिएशन इज अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन और इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन। तो बता देती हूँ कि डेप्रिसिएशन ये कोई वैल्यूएशन का मेथड नहीं है, ये क्या है, प्रोसेस ऑफ एलोकेशन है। इसमें एलोकेट किया जाता है, किसको एलोकेट किया जाता है, कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू। कॉस्ट मतलब 5 लाख रुपए की कार और साल्वेज वैल्यू यानी 50,000, यानी नेट में कितना आया, 4.5 लाख। तो ये जो कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू है, इसको जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन अ सिस्टमैटिक एंड रेशनल मैनर में एलोकेट किया जाता है, इसी को कहा जाता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो ये क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन, ये वैल्यूएशन नहीं है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज द नीड या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। ये जो पूरा चैप्टर हम जो डेप्रिसिएशन का पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ने का रीजन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कि क्लास 11th में ही जो बेसिक अकाउंटिंग आप पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन का पूरा एक चैप्टर डाला गया है। चाहे आप बीबीए करिए, चाहे आप एमबीए करिए, एमबीए फर्स्ट ईयर में भी, बीबीए फर्स्ट ईयर में भी एंड बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर रहता ही है, और क्लास 11th में भी आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा। तो क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्यों इसे पढ़ाया जा रहा है, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव, व्हाट इट इज नीड, इसकी जरूरत क्या है, तो वही जरा जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है या कह लीजिए ऑब्जेक्टिव है डेप्रिसिएशन का, वो ये है टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट लॉस। सही प्रॉफिट लॉस अगर आपको पता करना है, तो मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या है, एक खर्चा है, एक ऐसा खर्चा जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। तो डेप्रिसिएशन क्योंकि एक एक्सपेंस है, किसी भी बिजनेस का एक्सपेंस है, तो इसको चार्ज किया जाना है अगेंस्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू के अगेंस्ट इसे चार्ज किया जाता है। और अगर इस डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं हुआ, अगर इस डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो जो प्रॉफिट लॉस ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करेगी, क्या वो सही प्रॉफिट लॉस होगा, नहीं, वो सही प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। तो इसलिए अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है अपना करेक्ट प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, तो उसको डेप्रिसिएशन को कंसीडर करना ही है।
करना ही होगा। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, एक्सपेंस है। तो बिना एक्सपेंस, इस एक्सपेंस को छोड़ देंगे क्या कैलकुलेट करने में? नहीं छोड़ सकते ना, तो इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंस है, सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यानी डेप्रिसिएशन जो है उससे एक सही पिक्चर पता चलती है अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। यानी फर्म की एक्चुअल में सही फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसके बारे में पता चलता है डेप्रिसिएशन से। कैसे? देखिए, एसेट्स पे लगता है डेप्रिसिएशन, जो टेंजिबल फिक्स एसेट होते हैं उन पे लगता है डेप्रिसिएशन। अगर इस डेप्रिसिएशन को नहीं चार्ज करेंगे, ठीक है, अगर डेप्रिसिएशन को नहीं चार्ज करेंगे तो क्या होगा? जो एसेट्स होंगे वो हाई वैल्यू पे शो होंगे कि नहीं बैलेंस शीट में। सपोज करिए जो फर्म है उसके पास कोई मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी 10 लाख की खरीदी, ठीक है, पूरा सपोज करिए पूरी और खर्चे मिला के वो 10 लाख की पूरी पड़ी, उसकी बुक वैल्यू 10 लाख है। अब इस मशीनरी पे अगर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे तो पूरे अगले 10 साल तक ये मशीनरी तो 10 लाख की ही बुक ऑफ अकाउंट में शो होगी। बट क्या ये सही है? नहीं। समय के साथ तो इस मशीनरी में क्या हो रहा है? फॉल इन वैल्यू, इस मशीनरी की वैल्यू फॉल होती जा रही है ना। तो इसीलिए अगर करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है तो यानी डेप्रिसिएशन लगाना ही पड़ेगा। तो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंस। तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है? टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने में भी डेप्रिसिएशन यूज होता है। और अगर हमने डेप्रिसिएशन को नहीं कंसीडर किया तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा वो क्या आएगा? लो आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो वैल्यू आएगी दैट वुड नॉट बी करेक्ट, वो सही नहीं आएगी, वो क्या आएगी? कम आएगी, अगर हमने डेप्रिसिएशन को नहीं कंसीडर किया तो इसलिए डेप्रिसिएशन कंसीडर करना जरूरी है। तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट क्या है? टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट। तो डेप्रिसिएशन मैंने बताया था इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। और जब चार्ज किया जाता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो अगर इसको रिटेन किया जाए बिजनेस में, ठीक है, देन इट कैन बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट। सपोज करिए जो मशीनरी है वो 10 साल उसकी इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ है, 10 साल बाद इस मशीनरी को क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए फंड की जरूरत है, ठीक है। तो 10 साल जितना भी अमाउंट डेप्रिसिएशन का लग रहा है, ठीक है, अगर उसको रिटेन किया जाए तो 10 साल बाद इस मशीन को रिप्लेस करने का जो खर्चा होगा ना वो यहाँ से निकल आएगा, ठीक है, उस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। तो वही है चौथा पॉइंट, तो इसलिए डेप्रिसिएशन जरूरी है। पांचवा पॉइंट क्या है? टू कंपाइल विद अ लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन भी है, एज पर लॉ, एज पर इन कंपनी एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है, ठीक है। तो दीज आर द 5 रीजन, ये 5 रीजन है जिसकी वजह से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन का। और वैसे भी ये बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, तो इसलिए भी हम पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स या बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, यानी जब डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे तो किन किन फैक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे? तो मेन 3 फैक्टर हैं। पहला क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन एसेट मतलब उसकी परचेज प्राइस, ठीक है, जो एसेट है उसकी परचेज प्राइस यानी कितने में खरीदा, ठीक है, प्लस फ्राइट, अगर उस एसेट को फैक्ट्री तक लाने में, सपोज करिए कोई मशीनरी है, ठीक है, हमने दिल्ली से खरीदी वो मशीनरी और लखनऊ में हमारी फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री हमारी कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो दिल्ली से लखनऊ में, लखनऊ तक लाने में जो फ्राइट के खर्चे हुए, ठीक है, फिर लखनऊ में ला करके उस मशीनरी को इंस्टॉल करना पड़ा, ठीक है। मशीनरी अगर पार्ट्स में आई थी, टूट के कई पार्ट्स में आई थी, तो हमें अब अपनी लखनऊ की फैक्ट्री में उस मशीनरी को क्या करना है? उसके पार्ट्स को जोड़ के उसे असेंबल करना है, तो इंस्टॉल करना है, तो उसमें जो पूरा खर्चा हो रहा है, तो पूरा जो खर्चा मिला के है ना, ये होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन में सबसे पहला फैक्टर जिसे कंसीडर किया जाता है दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। इसमें आपकी परचेज प्राइस आती है, फ्राइट आती है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आती है, ये सब आता है, ठीक है। और अगर कार के केस में ले रहे हैं, ठीक है, ये तो मशीन का एक एग्जांपल था, कार के केस में ले रहे हैं तो केवल एक्स शोरूम प्राइस नहीं, इसका इंश्योरेंस का खर्चा, इसका टैक्स का खर्चा, ये सब आता है, ठीक है। तो ये हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट। दूसरा क्या है? एस्टिमेटेड रेसिडुअल या स्क्रैप वैल्यू। ये भी एस्टिमेटेड अमाउंट होता है। रेसिडुअल मतलब रिलाइजेबल वैल्यू, जितनी भी इकोनॉमिक लाइफ है उस एसेट की, सपोज करिए जो मशीनरी है उसकी 10 साल की इकोनॉमिक लाइफ है, जो यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ है वो 10 साल की है। तो 10 साल बाद जब इस मशीनरी को बेचेंगे तो जितना अमाउंट रियलाइज होगा, ठीक है, स्क्रैप में जब बेचेंगे तो जितना अमाउंट रियलाइज होगा उसी को कहा जाता है रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या रिलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। तो ये दूसरा फैक्टर है जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय ध्यान में रखते हैं। तीसरा जो फैक्टर है दैट इज यूजफुल या इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट।
तो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट मतलब होता है कि कितने समय तक नॉर्मली किसी एसेट को यूज किया जा सकता है। अगर उस ड्यूरेशन के बाद उस एसेट को भी यूज किया जा सकता है, लेकिन उस पर फिर खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा, मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे आ जाएंगे। ठीक है। तो हर एसेट की कुछ एक एस्टिमेटेड, अब एक बात ये भी है कि ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ये एस्टिमेटेड होता है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। और वैसे भी अभी जब मैं अगले लेक्चर में आपको स्ट्रेट लाइन मेथड बताऊंगी तो मैं बताऊंगी यही 3 फैक्टर्स ही आते हैं फॉर्मूला में। जब स्ट्रेट लाइन मेथड का जो फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, तो उसमें यही 3 फैक्टर्स आते हैं। ठीक है। तो दीज आर द 3 फैक्टर विच इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। कौन कौन से? हिस्टोरिकल कॉस्ट, रेसिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। ओके। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरे आज का लेक्चर का कंटेंट। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने सबसे पहले देखा डेप्रिसिएशन क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, फिर 3 इंपॉर्टेंट टर्म डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन, वो भी हमने डिटेल में समझा। उसके बाद मैंने आपको रीजन बताया कि डेप्रिसिएशन क्यों होता है। डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग दोनों क्या होती है। ठीक है। बच्चे को लगता है कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग भी वही है, बट डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पूछा जाए तो आपको अलग लिखना है। ये एक प्रोसेस है ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग आपको समझ के लिखना है। अगला हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव क्या है फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, और उसके बाद हमने पढ़ा फैक्टर ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको अब बताऊंगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये जो डेप्रिसिएशन है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और 2 इंपॉर्टेंट मेथड हैं डेप्रिसिएशन के, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये दोनों मेथड भी डिटेल में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और अगर आपके आधे घंटे नहीं वेस्ट हुए हैं तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करिएगा। अगर वेस्ट हुए हैं, आपने आधे घंटे जो अभी पिछले आधे घंटे बीते हैं, अगर आपने उसमें कुछ नहीं सीखा तो मत लाइक करिएगा, कोई बात नहीं, और कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये लेक्चर यूजफुल नहीं था। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।